डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मेरे, लेकिन फिर भी कम निकले। अब शनिवार को 1 तारीख को जो बजट आया, उसके बाद अरमानों की पूरी होने की एक झड़ी सी लग गई। जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आई। शायद ही कोई ऐसा वर्ग रहा हो जिसको वित्त मंत्री ने अपने उस लाल पिटारे में से कुछ ना दिया हो। किसानों को भी बहुत कुछ मिला और आज किसानों के अरमान किस तरह से पूरे हो रहे हैं, इसको हम नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ, और मैं हूं आपके साथ हमेशा की तरह घनश्याम उपाध्याय। तो फिर मंगलवार और गुरुवार को मेरी होती है इस शो के जरिए आपसे मुलाकात, और इस मुलाकात में विशुद्ध तौर पे 100% मैं आपकी ही बात करने की कोशिश करता हूं। तो किसान भाइयों को इस बजट से क्या कुछ मिला है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो नई हैं। हालांकि बजट वाले दिन हमने विस्तार से पूरे दिन आपसे बात की, लेकिन हमको लगा कि एक एपिसोड सच के साथ में विशुद्ध तौर पे इस पे होना चाहिए कि जो छूट गया हो उस होमवर्क को आज हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सच के साथ की, जिसमें हम बजट से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों को नजदीक से समझेंगे, वो भी वो जो आपसे जुड़ी हैं, किसानों से जुड़ी हैं और खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं से जुड़ी हैं जो सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। समय को जाया नहीं करते, एक डिटेल रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है और जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है कि शो की शुरुआत उस रिपोर्ट के साथ होती है और रिपोर्ट के बाद देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट मेरे इस शो में जुड़ते हैं। आज एक एक पॉइंट किसानी से जुड़ा हुआ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं, बिल्कुल ठीक कहा, सच के साथ। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जो पहले से बिल्कुल अलग और दमदार फैसलों से भरपूर नजर आया। इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर था। बजट राहत देने वाला तो था ही, साथ ही सरप्राइजेस से भी भरा हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट में कृषि और ग्रामीण भारत के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट में नए मिशन और योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने और देश को दालों और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए। कृषि क्षेत्र को ज्यादा अवसर देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर धन धान्य कृषि योजना लॉन्च करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य कृषकों को अधिक अवसर उपलब्ध कराना और कृषि उत्पादन में सुधार लाना है। ये योजना 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगी। इसी के साथ भारत को दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 6 साल के विशेष मिशन की घोषणा की। तुअर, उड़द और मसूर की दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसीज अगले 4 सालों तक इनकी खरीद करेगी। बजट में किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड KCC की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इससे किसानों को कृषि से जुड़े उपकरण और उर्वरक खरीदने में मदद मिलेगी। कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उन्नत तकनीकों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार उन्नत बीजों पर राष्ट्रीय मिशन शुरू करने जा रही है। इस मिशन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार में मखाना किसानों को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा भी बजट में की गई। ये बोर्ड मखाना उत्पादन और विपणन में सुधार लाने के लिए विशेष कदम उठाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार ने खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष घोषणा की, जिससे भारत की खाद्य तेल की आयात पर निर्भरता कम होगी। बजट में सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की राष्ट्रीय योजना शुरू करने की भी घोषणा की, जिसके लिए किसानों को वैज्ञानिक मदद और उच्च गुणवत्ता वाले बीज दिए जाएंगे।
बजट में सरकार ने मत्स्य उद्योग और मछुआरों को मजबूती देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा भी की। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाओं को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि सरकार के ये प्रयास किसानों के जीवन में किस तरह से बदलाव लाएंगे। तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और इस रिपोर्ट के इर्द गिर्द जितने सवाल आपके जहन में हैं, उन सारे सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृषिवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक संघ के। कृषिवीर जी अपनी विभाग राय के लिए जाने जाते हैं, आज भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। सर स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, न्यूट्रली सारी बात आप तक हम तक पहुंचाते रहे। आज फिर आए हैं, शुक्रिया आपका अविनाश समय निकालने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह साहब, डेप्यूटी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ चर्चा का हिस्सा है अनुज गुप्ता, और अक्सर बाजार की नब्ज इनके साथ मिलकर हम टटोलते हैं। अनुज बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले किसानों की बात है तो कृषिवीर जी आप ही के पास आना चाहूंगा। तो सर ये किसानों का बजट कैसा रहा? उम्मीद वाला, राहत वाला, महंगाई वाला, फायदे वाला, या अरमानों को पूरा करने वाला? एक नजर में इस बजट की परिभाषा आपकी निगाह से क्या है? सबसे पहली जो बात है इस बजट में, वो देश के किसानों को जो ऋण की सीमा को बढ़ाया है, 3 लाख से 5 लाख किया है, वो सबसे बड़ी आवश्यकता थी देश के किसानों को अपने कृषि के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जो दिन प्रतिदिन पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और उसको इस बजट में 5 लाख की सीमा करके एक बड़ा अच्छा सराहनीय कदम उठाया गया है। सबसे पहला कदम है। और दूसरा कदम इस बजट में तिलहन का मिशन, तूहर, मसूर, उड़द, इन दालों का मिशन, कपास का मिशन, और दालों को 4 साल तक खरीदने की एश्योरेंस जो है सरकार ने रखी है। कपास के मिशन को देखिए आप, बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की बात जरूरत थी, काफी लंबे समय से था उनके लिए। मछली पालन के क्षेत्र को अंडमान निकोबार से लेकर और लक्षद्वीप तक जो साधने का बड़ा काम एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया गया है, वो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है सरकार का। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से बढ़ावे की आवश्यकता थी जी, उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है इस बजट के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि आप प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो प्रदेश सरकारों से मिलकर 100 जिलों में, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख किसान सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जो एक फसल और मुश्किल से 2 फसल ले पा रहे थे, उनको 3 फसली किसान बनाने के लिए विशेष योजना जो इसमें रखी गई है। उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, तभी लागत घनश्याम जी किसान की कम होगी। लागत कम होने का एकमात्र रास्ता उत्पादकता बढ़ाना है, और इस सरकार ने बजट के अंदर उत्पादकता बढ़ाने का हर प्रयास किया है। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संसाधन बढ़ाने के लिए जो एग्रो प्रोसेसिंग को, जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को, जो और स्टोरेज को, कूलिंग चेन को और आगे विकास को मजबूती देने का जो काम इस बजट में किया गया है, उससे रोजगार के संसाधन तो बढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। सबसे बड़ा कंज्यूमर भी किसान है, सबसे बड़ा उत्पादक भी किसान है। और उस किसान को जब आप वो गांव के अंदर सारी टेक्नोलॉजी मुहैया करेंगे और बाजार उसको मिलेगा, तो आर्थिक रूप से मजबूती उसको मिलेगी। बजट का साइज योजनाओं के हिसाब से फिट होता है 1.38 लाख करोड़। ये सही है सर? जितनी योजनाएं हैं और जितना फायदा मिलने की उम्मीद है, ये उससे मैच कर रहा है? क्योंकि पिछले में इसमें कुछ खास अंतर दिखाई नहीं देता। वो 1.25 लाख करोड़ था, अगर मैं सही हूं तो। बात ये है घनश्याम जी कि बजट का जो प्रावधान किया जाता है उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ, उस हिसाब से इस बार के योजनाओं को पैसा मुहैया किया गया है। आप सहकारिता को भी तो जोड़िए इससे। सहकारिता जो है वो क्या किसानों के फायदे के लिए नहीं है? सीड की, बीज का अलग राष्ट्रीय स्तर पर सोसाइटी बना दी है, निर्यात करने के लिए कृषि निर्यात उत्पादों को करने के लिए है, जैविक उत्पादों की खरीद की व्यवस्थाओं के लिए है, वो भी बजट इसी किसान के लिए है। जो सहकारिता का बजट है उसको भी थोड़ा देख लीजिए। और जब 3 चीजें होंगी, बीज बढ़िया मिलेगा,
खरीद की व्यवस्था होगी जैविक की और निर्यात बढ़ावा देंगे तो मजबूती आएगी। कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलनी जरूरी है। बाजार की सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने, और बाजार में जो तिलहन और दलहन का हम तिलहन पे आयात कर रहे हैं हम, तो उस आयात से छुटकारा मिलेगा देश को, और किसान को आर्थिक रूप से पैसा उसकी जेब में आएगा उसके उत्पाद का, तब किसान को फायदा है। और इस बजट में पूरी तरीके से उन योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है जो किसान की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। ओवरऑल देश का आर्थिक ढांचा, ये कोविड ने साबित कर दिया कि अगर कृषि मजबूत है, देश की खाद्यान्न सुरक्षा मजबूत है, तो देश पूरी तरह मजबूती से खड़ा रहेगा, दुनिया के सामने इस ताकत को दिखा देगा। ठीक है, और उस बात का एहसास सरकार को भी और बजट में भी हम महसूस कर पा रहे हैं। बाजार की बार बार बात आई तो फिर हमारे साथ अनुज है। अनुज, बाजार को हम अगर इस बजट के साथ जोड़कर देखें तो देश की आर्थिक सेहत तो हमें पता चल गई, क्या उससे किसानों की आर्थिक सेहत जो मजबूत करने की कोशिशें कई योजनाओं के जरिए की गई है, खेती पर बढ़ता हुआ खर्च इन बढ़ती हुई योजनाओं के साथ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है अनुज? देखिए, अगर आप देखेंगे तो बजट में किसानों के साथ साथ कोशिश ये की गई है कि जो इंटरनेशनल रीजन है उसको भी यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से एफडीआईज को लेकर आए हैं और जिस तरीके से एमएसएमई पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बजट दिया है, तो इट मीन्स कि वो एग्री प्रोडक्शन के साथ साथ जो उसको मैन्युफैक्चरिंग है या फिर जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है टेक्नोलॉजी को, उस पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा फंड दिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि किसान से जो अन्न पैदा हो रहा है उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाए या किस तरीके से उसको आगे तक रीच किया जाए, वो यहाँ पर एक्यूमुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जो बजट का अमाउंट इन्होंने दिया काफ़ी हद तक सही है। हाँ, जैसा कि सर ने बताया कि उसको यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं अगर हम बजट को देखें तो मुझे लगता है कि बजट को एक सिलसिलेवार से पूरे तरीके से इसको बनाया गया है कि अन्न पैदा होने से लेकर लोगों तक कैसे पहुंचे, साथ साथ उसके साथ साथ किसानों की इनकम कैसे बढ़े और जो प्रोडक्टिविटी है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाए। क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे तो अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो जो हम पूरे आत्मनिर्भर नहीं थे, अब हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम धीरे धीरे पल्सेस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम एडिबल ऑयल्स में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ऑलरेडी हमारा ऑयल मिशन चल रहा है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पल्सेस में 4 साल की जो खरीदारी की बात की गई है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और ये मुझे लगता है कि उदाहरण के तौर पर है। अगर ये सक्सेस होता है तो हो सकता है कि आगे भी ये बाकी फसलों में आता हुआ दिखाई दे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बजट में जो कॉस्टिंग दिखाई गई है या जो बजट एलोकेशन किया गया है, वो मुझे लगता है कि पूर्णतः तरीके से बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिंह साहब, इस बजट को अगर आपकी निगाह से मैं समझने की कोशिश करूं तो ये बजट किसानों के कितने नजदीक जाते हुए दिखाई देता है? हालांकि कई योजनाएं नई भी लॉन्च की गई, कुछ पुरानों को बढ़ाया गया, लेकिन इन टोटलिटी इस बजट को आप कैसे देखते हैं? घनश्याम जी, किसानों को बधाई देते हुए इस बजट के बारे में मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूंगा कि ये 3 चीज़ों पर केंद्रित है। पूरा बजट का जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पहला ये है कि क्या मांग थी किसानों की, मांग पर आधारित है। उदाहरण के लिए जब 3 लाख से 5 लाख क्रेडिट कार्ड में केसीसी में किया गया तो इसमें पहले जोड़ा गया कि प्रोडक्शन, इसको हम प्रोडक्शन क्रेडिट कहते थे, तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट भी जोड़ा गया। मतलब कि जो पोस्ट हार्वेस्ट की एक्टिविटीज़ होगी, कटाई छटाई मार्केटिंग वगैरह वगैरह को, वो भी जोड़ा गया, लेकिन अमाउंट नहीं बढ़ाया गया, 3 लाख ही बना रहा। तो किसानों की उस मांग को दृष्टिगत करते हुए इसको 3 लाख से 5 लाख किया ताकि पूरी वैल्यू चेन में किसानों को मदद मिल सके। चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो मार्केटिंग का कंपोनेंट हो। तो एक बात ये। दूसरी चीज़ इसमें जो देखी है वो नीड क्या थी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। मैं कहा करता हूँ कि मार्केट के साथ साथ किसानों के हाथ में उत्पाद हो, उसके लिए हमें उत्पादकता बढ़ाने की ज़रूरत है। अब उत्पादकता आप देखें, धान की ले लें तो हमारे देश में जो औसत उत्पादकता है 29 कुंतल प्रति हेक्टेयर का ही है। जब हम इसको चीन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ 70 है। जैसे ही जर्मनी का आप देख लें, वहाँ 70 कुंतल प्रति हेक्टेयर गेहूँ पैदा होता है, जबकि हमारा जो औसत है 36 कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो इसको उत्पादकता को जब भी हम बढ़ाएंगे तो उत्पादकता के बढ़ाने के साथ साथ किसानों के हाथ में प्रोड्यूस आएगा और उसको आगे वो मार्केट करेगा। और तीसरी बात यहाँ ज़रूरत थी कि देश में डिमांड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमेशा कभी प्राइसेस लो जाती हैं, कभी कुछ जाती हैं, 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत थी। एक यह थी कि हम प्रोसेसिंग को बढ़ावा दें, इससे बहुत सारे पेरिसेबल्स होते हैं, उनकी हम सेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं और मार्केट में वो एक समय पे नहीं जाते हैं, बल्कि हम कंट्रोल्ड सप्लाई करते हैं। ठीक है। और इससे डिमांड क्रिएट हो रहा था। चौथी बात ये थी, क्या हम
डोमेस्टिक डिमांड से ही काम चल जाएगा तो नहीं, डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ आपको एक्सपोर्ट मार्केट में क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज compete करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अगली बात देखें कि यह डिमांड क्या थी। अब बिहार में देखें मिथिला क्षेत्र में इसको GI टैग है, मिथिला के जो प्रोडक्ट है मखाना, इसको GI टैग है, लेकिन वहाँ प्रोसेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ के जो लीज पर तालाब ले लेते हैं और तालाब से उसको तोड़ करके औने पौने भाव भेजते हैं, और बहुत जगह दूसरी जगह जो फैसिलिटी है और इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, तो अब इसलिए वहाँ बोर्ड बनाने की ज़रूरत आई कि अब बोर्ड में दो चीज़ क्लियर कहा गया जो कि ज़रूरत थी। पहला ये कहा गया कि इसको कैसे हैंड होल्ड किया जाए, 3 कंपोनेंट को देखते हुए कि उसकी प्रोडक्टिविटी को ठीक ठाक कर लिया जाए। दूसरा ये था कि इसके लिए एक कैसे प्रोसेसिंग किया जाए। थर्ड ये था कि मार्केट कैसे इसको लिंकेज किया जाए, मार्केट दी जाए। और सिंह साहब इसी में एक बात आपने बोला, किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए कई चीजें हैं जो पूरी की गई। सर PM किसान सम्मान निधि, इसको लेके भी बहुत मांग थी सर किसानों की, उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ जाएगा 6,000 रुपया, वो नहीं ना बढ़ा, तो क्या होगा सर उसका आगे? निश्चित तौर पर सरकार की मांगों को तो, किसानों की मांगों को तो सरकार गंभीरता से लेती ही है और मेरी समझ से इसमें भी लेगी ही, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके साथ देखें बहुत कुछ दिया गया है जो कि विकास उन्मुख है। ये देश के कृषि को विकास की तरफ ले जाने देने पे तो हम बात ही कर रहे, जो नहीं मिला उस पे भी सवाल होंगे तो उसका भी जवाब ही पूछा जाएगा ना, कि क्यों नहीं मिल पाया, बहुत उम्मीद थी किसान। देखिए सर सिंह साहब, आप मानेंगे ये बहुत सारी योजनाएं दूरगामी हैं, दूर तक फायदा पहुंचाएंगी, किसानों के हित में है, उत्थान में ये सारी बातें हैं, लेकिन कई बार सर जब डायरेक्ट पैसा जेब में आता है ना, वो ज्यादा दिखाई देता है। नहीं, PM किसान सम्मान निधि डायरेक्ट पैसा आ जाता है, तो उसमें उम्मीद लोग ज्यादा कर रहे थे, किसान बहुत उम्मीद कर रहे थे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और सरकार किसानों के मांगों के प्रति सचेत है और निश्चित तौर पर उनकी हर मांगों पर गंभीरता से विचार करती है और करेगी। ठीक है, अविनाश भी मेरे साथ है। अविनाश, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मुझे इस कैलकुलेशन को समझाइए, बीइंग अ जर्नलिस्ट। PM किसान सम्मान निधि का ना मिलना ज्यादा नुकसान दे रहा है या बाकी सारी चीजें जो मिली हैं भर भर के वो ज्यादा फायदा दे रहा है? अगर दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज करना होता तो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता? इस कैलकुलेशन को समझाइए, क्योंकि बार बार किसान इस बात को कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके मार्फत ये बात क्लियर हो जाए कि भाई फायदे में हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जिस तरीके से डिमांड चल रही थी कि 6,000 के बजाय 10,000 रुपये सालाना कर दिया जाए, ऐसी मांग बहुत सारे किसान संगठनों की तरफ से की जा रही थी। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ 10,000 ही क्यों, ये पैमाना कहाँ से आया? 10,000 से उनका क्या हो जाएगा? 20,000 क्यों नहीं? 50,000 क्यों नहीं? देखिए, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितना उनको दे देंगे। ज़रूरत ये इस बात की है कि हम किस तरीके से उन्हें सक्षम बनाएं ताकि उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो, और किस तरीके से हम उन्हें ट्रेन करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड पैदा कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी चीज़ों को स्टोर कर सके और मार्केट में ले जा सके। अब देखिए, इन्होंने, सरकार ने कई सौ करोड़ रुपए इस मद में, लगभग 600 करोड़ रुपए इस मद में इसका प्रावधान किया है कि जैसे जो फ्रूट है और वेजिटेबल है, वो पोस्ट प्रोडक्शन फ्रूट 8 पॉइंट समथिंग % वो वेस्ट हो जाता है, और जबकि जो सब्जियां हैं वो लगभग 7.3% तक वेस्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ा नुकसान है किसानों का भी और देश का भी। तो अगर हम इस नुकसान को कम कर सके, जितना कम करेंगे ये किसानों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा और कई सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं जिससे किसानों को फ़ायदा होगा। तो वो सिर्फ 2-4 हज़ार रुपये डायरेक्ट देना, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर डायरेक्ट हमारे हाथ में कुछ पैसा आता है तो वो, अगर हम इनडायरेक्टली, अगर हमारी कमाई बढ़ती है, आय बढ़ता है, तो वो लॉन्ग टर्म की चीज़ होती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म अगर हमारी जेब में आता है तो सबको ये आकर्षित करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बजट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो लॉन्ग टर्म में किसानों को बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। जैसे एक हम बात करते हैं लैब टू लैंड का जो गैप है, सरकार ने इस बार बजट में ये जो गैप है लैब टू लैंड, हमारे कृषि वैज्ञानिक बहुत अच्छे बीज पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे उन्नत बीजें उन्होंने तैयार की हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिससे कि बाढ़ से, बारिश से उनकी फसलें बच सकें, कम उन पे कीटाणु लगें, कम उनका नुकसान हो। लेकिन वो किसानों तक और फील्ड तक नहीं आ पाती हैं। तो सरकार ने इस बजट में लैब टू लैंड का ये जो गैप है इसको भरने की कोशिश की है। रिसर्च पे इन्होंने फोकस किया है और ऐसी चीज़ें जो कि
जिन पे किसान अभी तक बचता रहा है क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिलती थी, जैसे दलहन और तिलहन, उसके मद में अलग से बजट करके और उनको 4 साल के लिए अश्योर करके कि हम आपकी खरीदी करेंगे, हम आपके उत्पाद की, तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसान को अप्रत्यक्ष रूप से उनका फायदा करा रहा है। और जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा भी कि जो सबसे बड़ी डिमांड आ रही थी वो क्रेडिट लिमिट बढ़ाने की हो रही थी, जो 3 से 5 लाख किया हुआ है वो मुझे लगता है कि किसानों को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जब भी दरअसल होता क्या है, किसान जब कुछ भी उत्पादन करने की या बढ़ाने की कोशिश करता है तो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो उसके पास पैसे की होती है। और पैसे के चक्कर में ही फिर वो या तो आसपास के आड़तियों से या ठेकेदारों से या और जो लोकल पैसा मिल पाना, फिर उसे रीपे कर पाना, ये भी एक बड़ा चैलेंज किसानों के सामने लेता है और कई बार ऋण के बोझ के तले वो दब जाते हैं। इसको भी मैं समझूंगा जरूर से। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। आप सच के साथ देख रहे हैं और आज का सच के साथ देखना जरूरी है। बजट का एक एक पॉइंट माइन्यूटली हम समझा रहे हैं आपको, तो लौट रहे हैं ब्रेक के उस पार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सरकार की कोशिश हमेशा यही कि अंतिम व्यक्ति, अंतिम किसान जो पंक्ति में खड़ा है उस तक भी विकास पहुंचे, आमदनी बढ़े और लगातार उत्पादन भी बढ़े और लागत घट जाए। इन सारी चीजों का बेहद खूबसूरती से समावेश करने का प्रयास बजट में किया गया और उन्हीं प्रयासों को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णवीर जी मेरे साथ हैं। कृष्णवीर जी, बजट से पहले या उससे पहले कई बार प्रधानमंत्री ये समझाते रहे कि भाई हमारा मकसद 2047 है और उसकी तस्वीर उकेरने की कोशिश लगातार होती रही है। सर, उसका अक्स कुछ इस बजट में आप देख पा रहे हैं? क्योंकि किसान के बिना तो वो तस्वीर पूरी नहीं हो सकती है। देखिए, जो जमीन है हमारी वो उतनी रहेगी और पीढ़ी जो बढ़ रही है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, लैंड होल्डिंग घट रहा है जी। उसके लिए अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाने के लिए एडिशनल सोर्सेज डेवलप करने जरूरी है। उसके लिए पशुपालन है, उसके लिए मुर्गी पालन है, उसके लिए मछली पालन है, उसके लिए एग्रो प्रोसेसिंग है, सब्जी और फलों को जो सड़ने से बचाने के पैसे की जरूरत है। आज किसान ये सोचता है कि अगर मैं 4 दुधारू पशु खरीद के और बांध लूं अपने घर में तो उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो पैसा बैंक से ही लेना किसान के लिए एकमात्र रास्ता। मनी लेंडर से पैसा लेके और पशु खरीद के दूध बेचकर काम नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो ब्याज ही बहुत होगा। अभी आपने कहा कि 6,000 रुपए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसको बढ़ाना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर उसको 10,000 रुपया भी कर देंगे, 4,000 रुपए मात्र से साल में किसान का भला होने वाला नहीं है। किसान को 4,000 नहीं, किसान को 40,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए।
कम से कम, मैं आपसे कम से कम कह रहा हूं। और उसको बढ़ाने के लिए मेरा प्रदेश सरकारों से निवेदन है कार्यक्रम के माध्यम से कि अलग अलग प्रदेश सरकारें, कुछ प्रदेश सरकारें दे रही हैं और दूसरे प्रदेश सरकारों को भी उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रदेश सरकारों को भागीदारी करनी चाहिए। और कुछ सरकारें जो हैं, ये जो 4% ब्याज दर है, 5 लाख रुपए आज मैं कह रहा हूं, अब तो 5 हो गया है, ये 7% ब्याज दर है। सर अप्रैल से होगा सर। मेरी बात तो सुनिए, मेरी सर, बात अप्रैल तो, से होगा अरे ना, पहले अभी तो मेरी कोई बात बात तो नहीं है। सुनिए जरा ठीक सा। है, ठीक है। 7% ब्याज दर पर 1 साल के लिए 3 लाख रुपए अब तक मिल रहे थे और उसमें 3% सब्सिडी सरकार दे रही थी। 4% का ब्याज जो है किसान को देना पड़ता था साल में, साल के अंदर अंदर वो जमा करना पड़ता था। अब उसको जरूरत है 5 लाख रुपए की, तो मनी लेंडर के पास जाएगा, आड़ती के पास जाएगा, किसी के पास तो जाएगा पैसा लेने, और वहां ब्याज उसको देना पड़ेगा। 24% नहीं 30% देना पड़ेगा। तो उस ब्याज से जान छुड़ाने के लिए सर 4% तभी है जब 1 साल में पे हो जाएगा। हाँ जी, तभी है। हमने ये कहा कि फसल के लिए है और फसल पैदा करेंगे, उत्पादकता बढ़ेगी और उसको बाजार मिलेगा और उसको पैसा मिलेगा तो वो 8 महीना में दे देगा। अच्छा। और जब दूध के पशु पालेंगे, आंकड़ा क्या है सर पहले रीपे मेरी करने बात का? सुनिए। नहीं सर, सब क्लियर करते चलिए ना। हाँ, बिल्कुल। आंकड़ा क्या है सर अभी रीपे करने का, आपको पता है? रवि खरीफ और रीपे जायद। अब दोबारा जो रवि खरीफ कितना और किसान जायद। पे कर पा रहे मेरी हैं? बात सुन लीजिए। हाँ। 3 फसलें हैं। हाँ। कुछ जगह रवि और खरीफ है और उसकी फसल का जब उत्पादन होगा, जो वो बाजार में आएगा, जब वो बेचेगा, उस पैसे से ही वो अदा करेगा बैंक। सर पर आप सोचिए, किसान सम्मान निधि का कंपैरिजन क्या किसी मिलने वाले लोन से हम कर सकते हैं? वो तो चुकाना है सर हमको, किसान सम्मान निधि चुकानी थोड़ी थी। मैंने आपसे कहा कि वो प्रदेश सरकारों को उसमें भागीदारी कुछ कर रही है, कुछ को करना चाहिए। मैंने आपकी बात को ये नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ उस किसान सम्मान निधि पर ही विकास के मॉडल को एक लंबे समय के लिए अगर हम मजबूती से कृषि क्षेत्र को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक विकास को गति और तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको रास्तों को अपनाना जरूरी था और उसके लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है। और वो पैसा किसान को मिलना चाहिए। ठीक है सर। अतिरिक्त आय के संसाधन तभी जुटेंगे जब उसके हाथ में पैसा होगा पशु खरीदने के लिए, तभी वो दूध डेयरी पर पहुंचा पाएगा। ठीक है, तभी उसकी आय बढ़ेगी। ठीक है। सिंह साहब एक आंकड़ा है, आप अगर ठीक ना हो तो उसे दुरुस्त करिएगा। पीएम फसल बीमा योजना को बजट में 12,242.27 करोड़ मिले, जो कि 2024-25 के 15,864 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 23% कम है। सर फसल बीमा इतना इंपॉर्टेंट, अगर ये आंकड़ा सही है जो बताता है कि 23% कम है, तो सर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसान। एक चीज आंकड़ा सही है कि गलत है? पहले आंकड़ा तो ठीक है। अच्छा, फिर लेकिन एक चीज ये समझने की जरूरत होती है, ये बजट होता है, बजट एस्टीमेट हम लोग बोलते हैं। तो जिसमें जिस भी मद में हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, किसी में कम पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम रीअप्रोप्रिएशन के माध्यम में रिवाइज बजट बना लेते हैं। जरूरत नहीं है सर। मेरी बात तो सुन लें। जैसे कि इसमें आवंटित ये किया गया, XYZ किया गया, लेकिन ये मिनिस्ट्री के पास ही पावर होती है। ये कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाने के लिए या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रीअप्रोप्रिएशन के पावर हमारे मंत्रालय। किसान पूछ रहा है ना सर, हमारा बजट फसल बीमा में कम क्यों? सीधी सी बात है, वो कम नहीं सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। कम नहीं रहेगा किसी पे, मतलब हम कोई वो ग्रिल नहीं कर रहे हैं, ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं, लेकिन जो कम हुआ वो कम के लिए पूछ रहे हैं, भाई कम काहे कर दिए? वो जो जरूरत होगी, जैसे जरूरत पड़ेगी, तमाम ये सितंबर अक्टूबर में इसको आरी जमा किया जाता है, आरी में बढ़ा दिया जाएगा। तो उसमें बिल्कुल चिंतित होने के किसानों की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन सर जो और दूसरी योजनाएं हैं उनका एक्सपेंशन कैसे होगा? जैसे धन धान्य योजना का जिक्र भी कृष्णवीर जी ने भी किया। सर उसका रोड मैप थोड़ा समझाइए सर, डिटेल में। मैं एक करोड़ में बताता हूँ। जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, उसके अंदर पढ़ें तो लिखा हुआ है कि बहुत सारी सिमिलर योजनाएं एग्जिस्ट करती हैं। तो उन योजनाओं को कन्वर्जेंस किया जाएगा, कन्वर्ज करके उसको आगे ले जाया जाएगा। ये क्या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का ही उसी से मोटिवेशनल है। अच्छा, ये उसी जो आकांक्षी विकास योजना थी, उसी से मोटिवेशनल है कि हाँ, कवर करने का कोशिश किया जाएगा कि 100 जिले जो ऐसे हैं जहाँ की प्रोडक्टिविटी कम है, वो जिले हैं जहाँ पर लोन लेना ऑन एन एवरेज जो क्रेडिट है वो कम है, जिसमें
क्रॉप इंटेंसिटी जो है, जिसे क्रॉप रोटेशन की इंटेंसिटी कहते हैं, फसल चक्र कम है, मतलब कहीं 2 ही फसल हो रहा है, कहीं 1 फसल हो रहा है, ये 3 क्राइटेरिया जहाँ होंगे वैसे 100 जिलों का चयन किया जाएगा और उनका ऑल राउंड विकास किया जाएगा विद ऑल एग्जिस्टिंग, सारी एग्जिस्टिंग जो पहले से चल रही स्कीम है उनको कन्वर्जन से। कौन करेगा ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा सर? देखें, इसके एग्जीक्यूशन के लिए आप ध्यान दें कि सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकारों के माध्यम से ही चलाई जाती हैं, राज्य का विषय हो। RKBY अभी भी देख लें, कृषि योजना को देख लें, इसमें से 90% योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से चलाई जाती हैं और उनका भी अंशदान होता है। जो हमारा होता है 60% और 40% राज्यों का भी अंशदान होता है। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वहाँ का 10% होता है, हमारा 90% होता है, और जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं वहाँ हम 100% करते हैं। तो ये हम उनके माध्यम से, इसके लिए हम जिला स्तर पर जो आत्मा है और मॉनिटरिंग टीम है, स्टेट स्तर पर कमेटी होती है। और वो सेंटर और स्टेट वाला कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा? अगर जहाँ पे राज्य, हालांकि पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी सर पूछना, लेकिन मैं इसमें आपने अच्छा सवाल कर देते, आप भूल गया मुझे, इसलिए आप बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया। ये पहली बार है, आप बजट में देखे होंगे, आप कभी कंपेयर करिएगा, हर एक में लिखा है कि विद द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये किया जाएगा राज्य सरकारों के साथ। हर एक स्पीच में लिखा है एग्रीकल्चर के, तो इसके मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने की कोई बात नहीं। पास्ट में भी नहीं हुआ है, कुछ हो सकता है थोड़ा मोड़ा शुरू में वेस्ट बंगाल वगैरह में लेकर के हुआ था, PM किसान के फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन में, वो भी रिजॉल्व हो गया। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि दिल्ली इलेक्शन से पहले दिल्ली के किसानों ने ये भी कहा शिवराज जी से मिलकर कि भाई जो केंद्र की योजनाएं हम तक पहुंची नहीं रही हैं, अगर इस तरह का विरोधाभास कहीं होगा तो ये धन धान्य योजना क्या उतनी फलीभूत हो पाएगी, उस तरह से फायदा पहुंचा पाएगी जितना उम्मीद कर रहे हैं? मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं। अविनाश इसमें कुछ अगर बोले, अविनाश ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, सिंह साहब थोड़ा बचेंगे भी इससे, लेकिन अविनाश अच्छा बोल रहे सिंह साहब, अच्छा सिंह साहब को ले लीजिए, अच्छा प्लीज कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात को इस तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ कि योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं में चूंकि किसान न केंद्र के हैं न राज्य के हैं, ये किसान देश के हैं, और जब किसान देश के होते हैं तो राज्य सरकारें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। लेकिन हर चीज शिकायतें सुनी हमने, उसी पर आ रहा हूं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने चिट्ठियां भी लिखी हैं सर, कई, हालांकि ये अजीब सी बातें हो जाएंगी, मैं करूंगा इसमें, लेकिन वो देखा हमने सर, इसीलिए पूछ रहा हूं। उसी बात पे ही मैं आ रहा हूँ। कुछ 2-1 राज्यों में ऐसी समस्याएं निश्चित तौर पर आती हैं, उसको मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन समस्याओं को भी हल करने का कोशिश किया जाता है। जैसे दिल्ली की आप बात कहें, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप मैं नहीं कह रहा सर किसान मिले तो नहीं, हम भी जानते हैं, चिट्ठी उठी लिख देते तो जानता ही रहता है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, वहाँ भी कुछ हद तक ये बात सही है। अदरवाइज ऐसी समस्याएं लिमिटेड है, बहुत सीमित संख्या में है कि जहाँ वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैं इस योजना को नहीं चलाऊंगा या ये मैं इस योजना का अपना नाम दे दूंगा, इस टाइप की बातें कहीं कहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसा सामान्य स्थिति नहीं है। ठीक है, अविनाश को ऐड करते हैं चर्चा में। तो अविनाश जी, आपको क्या लगता है, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर साथ में स्टेट की बात हो जाती है तो चीजें रुक रुक के चलती हैं, चलते चलते रुक जाती हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो कृषि है, कृषि में आप राज्यों को अलग करके नहीं देख सकते। सरकार, केंद्र सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, केंद्र सरकार के जो प्लानिंग होती है, जो विज़न होती है, उसको पूरा करने का कुछ हद तक दायित्व राज्यों का भी होता है, राज्य सरकारों का भी होता है। और जैसा कि अभी जैसे आप देखिए, कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी एलोकेशन तय किया गया है जी। और जिस एक स्कीम है जिसमें जो पेस्टिसाइड्स पे निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, जिसमें 1200 के करीब 1500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और 897 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को भी उसमें वो अपना योगदान देना है। तो इस तरीके की योजनाएं होती हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब जो बैलेंस बनने और बिगड़ने वाली बात होती है, हमने देखा कि पिछले 1-2 सालों से जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए, उसमें ये भी बात आई कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का किसान जो है वो फ़ायदे में है, बाकी और राज्यों का किसान जो है वो नुकसान में है। वो इसीलिए क्योंकि उस पर्टिकुलर स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसने किसानों के लिए कुछ अतिरिक्त किया
या नहीं किया। तो केंद्र सरकार की तरफ से एक स्कीम है जो पूरे देश में लागू होती है, हालांकि हम सभी जानते हैं कि उसका राजनीतिकरण होता है, जैसे दिल्ली में जो केंद्रीय योजनाएं हैं किसानों की वो अप्लाई नहीं होती, या और राज्यों में वेस्ट बंगाल का भी नाम आया, जिक्र हुआ, वहाँ पे वो चीज़ें लागू नहीं होती। तो फिर किसानों को जो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए इस स्कीम का, वो उनको नहीं मिल पाता है। तो ज़रूरत ये होती है कि किसी तरीके से केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझें, सामंजस्य के साथ काम करें और किसानों को उनका भरपूर लाभ उनको मिल सके। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक अविनाश ये भी कह रहे हैं कि देखिए आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश को जितना मिलना चाहिए था इस बार नहीं मिला, बिहार को मिल गया। मैं वही कहना चाहता हूँ। हम शुरू से देख रहे हैं, पिछले 10 सालों का, एक दशक का अगर हम बजट देखते हैं तो सिर्फ कृषि ही नहीं, और सारे भी जितने और क्षेत्र हैं उनमें तात्कालिक लाभ देने की बजाय इस सरकार का विजन एक रहा है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2047 तक ये देश को विकसित बनाना चाहते हैं, और उसी के मद में ये धीरे धीरे ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। तो एक होता है कि आप तात्क्षणिक आप उनको उपाय कुछ राहत दे दें, ज़रूरत होती है। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि आप कोई अगर परेशान है, कोई सेक्टर स्ट्रेस्ड है, तो उसको तत्काल आप उसको राहत दीजिए, लेकिन वो राहत कंटिन्यू कैसे होगा? देखिए, ये तो संभव नहीं है कि आप पैसा आप खाली किसी को देते जाएं और आप समझें कि वो ठीक है, अब उसकी सेहत, उस क्षेत्र की सेहत ठीक ठाक चल रही है। आपको उसके साथ उसको सस्टेन करने का भी तरीका ढूंढना पड़ेगा कि किस तरीके से वो अपनी आजीविका न सिर्फ कमा सके बल्कि उस आय को बढ़ा सके। लेकिन अब 2019 की बीमारी ऐसी होती है ना कि दवाई देके कुछ नहीं होता, इंजेक्शन देना पड़ता है, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं होता तो ऑपरेशन करना पड़ता है, तो तात्कालिक चीजें तो मिलेंगी ना। यही ना, एक बार आप कर सकते हैं कि कोई अंग अगर खराब हो गया है तो तत्काल उसे ऑपरेट करके आप बाहर निकाल दें, लेकिन आप हर चीज का तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते ना। आप बचाव, एक ये भी होता है ना, प्रिकॉशन भी होता है कि आप पहले से ये बीमारी ना हो। समझ में भी सवाल सामने वाला उठाता है ना कि भाई अविनाश जी की दिक्कत अगर आपको ऐसी लगे कि तात्कालिक उसमें समाधान हो, मेरी दिक्कत ऐसी क्यों नहीं लगी कि तात्कालिक समाधान हो? फिर सवाल तो उठता ही ना अविनाश जी। लेकिन ये तो है। अब देखिए, जैसे अभी आपने पूछा था कि ये राज्य और केंद्र सरकार वाले जिस बात पे आपने पूछा था, और आपने कहा था कि अगर किसान लोन लेते हैं तो रीपे करने का कितना परसेंटेज है। अब इसमें भी आप देखिए कि ये हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, और हर रोज किसी न किसी राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं, और तमाम पार्टियां हैं जो किसानों को ये बताती रहती हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। तो दो तरीके से होता है कि किसान एक कर पाने में असक्षम है, या वो करना नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि दूसरी पार्टी आएगी तो मुझे मेरे कर्ज को माफ कर देगी। तो ऐसे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि सारे किसान ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप सर्च करके देखें तो पिछले इलेक्शन में जब कर्नाटक में जब चुनाव हो रहे थे, वहाँ पे भी राज्य सरकारों ने, पंजाब में हो रहा था, वहाँ पे भी बात हो रही थी, हिमाचल में हुआ था कि किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। तो और दूसरे राज्य के भी जो किसान होते हैं उनको भी ये लगता है कि भाई हम भी अपना कर्ज चुकौती नहीं करेंगे, थोड़ा अजीब सा हमारा है, भी हो मुझे पता है, नहीं लेकिन ये आपके फैक्ट स्टेटमेंट है। ये बात फैक्ट है, और आप इसे सर्च करके देख लीजिए, ये आंकड़े आपको साफ साफ बताएंगे कि जिन राज्यों में जानता है सर, अपनी सरकारें रहते हुए भी कई लोगों ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट तक लागू नहीं की थी। मैं एक फैक्ट और बताता हूँ। जिन राज्यों में चुनाव अगले 1 से 1.5 साल के भीतर होने होते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि वहां किसानों द्वारा कर्ज चुकाने की जो रेट है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बाकी के 3 साढ़े 3 साल तक किसान किसी तरीके से अपने कर्ज को चुकाता है, लेकिन जब साल भर रह जाता है तो किसानों का वो रीपे करने की जो स्पीड है, जो दर है, वो कम हो जाती है। और ये मेरा कहना नहीं है, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, आप डेटा उठा के राज्यों का देख सकते हैं। कोई फिगर है आपके पास अभी ऐसी? मैं अभी हैंडी नहीं है, बट मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, इनमें इलेक्शन से पहले के 6 महीने और 1 साल के बीच का आप डेटा उठा के देख लीजिए। यहाँ पे किसानों के जो पिछले 3 साल में उन्होंने रीपे किया था अपना डेट, वो उनको चुकाने की बहुत कम हो गई थी उनकी रेट। अनुज हमारे साथ समझ लेते हैं। अनुज, क्या वाकई ऐसा है कि किसान चुकाते चुकाते हाथ पीछे खींच लेता है जब वो देखता है कि सामने इलेक्शन आने वाले हैं? क्या बाजार से इस तरह के कोई संकेत मिलते हैं आपको? देखिए, ये एक, अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ट्रेडिशनल रहता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कुछ ऐसी लोकल लेवल पे रियायतें दी जाती हैं कि भाई आप मतलब अगर हम देखें तो एक वोट को खींचने के लिए हम दिल्ली में देख रहे हैं, फ्रीबीज बांटने का जो सिस्टम है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम इसको बजट से कोरिलेट करें तो इस बार बजट में जो थीम दी गई थी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स और MSME, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसानों के लिए अगर वो प्रोडक्शन
कर रहे हैं तो उसको एंड तक एक्सपोर्ट लेवल तक लेके जाना, ये भी एक इन्होंने अपने बजट में रखा है। तो किसान अगर अपने जो कमोडिटी वो पैदा कर रहा है, अगर वो उसको एक्सपोर्ट करके अच्छे रेट में भी जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टेप उठाया गया है कि जो उनका लोन है वो यहाँ पर वो इजीली पे ऑफ कर सकें। क्योंकि अगर उनको डोमेस्टिक मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिल रहे, बट अगर उनको इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे रेट मिल रहे तो एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो सरकार ने इस नज़र से भी बजट को देखा है कि अगर किसान को रेट अगर डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिल रहा है, बट अगर वो एक्सपोर्ट कर पा रहा है और हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें, तो यहाँ पर किसान को अच्छे रेट मिलते हैं। ये हमने देखा है कि डिफेंस के क्षेत्र में पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस को। तो कहीं ना कहीं अगर किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो डेफिनेटली वो अपना लोन रीपे करेगा, चाहे वो इलेक्शन हो चाहे ना हो। और अगर उसको अच्छे दाम भारतीय के अलावा विदेशों में भी अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वहाँ पर ही वो बेच पाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये अगर आप गिफ्ट सिटी को देखेंगे जो अहमदाबाद में खुली है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करना है तो आप गिफ्ट सिटी के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्सेस। तो वैसे ही सिमिलरली अगर आप कमोडिटी को पैदा कर रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में क्वालिटी में पैदा कर रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी, तो किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। तो लोन तो अपने आप ही रीपे हो जाएगा जब किसान को अच्छा अमाउंट मिलेगा। तो अनुज, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जब आप बात करते हैं तो बजट आने से पहले कई लोग इस तरह की स्पेकुलेशंस थे कि भाई ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाएं और अगर वो टैरिफ बढ़ा देते हैं तो फिर ये दिक्कत भारतीय अर्थव्यवस्था पे होती है। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या ऐसा? देखिए, बजट को डेफिनेटली उसी नज़र से बनाया गया है कि जो आपके एफपीआईज हैं या एफडीआईज हैं या फिर जो इंटरनेशनल कारण है, अभी आप देखिए जो ट्रम्प है वो बहुत अनप्रेडिक्टेड एक पर्सन है कि आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती वो क्या बोलेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में वो टैरिफ चाइना पे लगा रहे हैं, वो टैरिफ यूरोप पे लगा रहे हैं, तो टैरिफ जो है वो काफ़ी हद तक हर नेशन पे वो लगा सकते हैं। तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई है कि हमको टैरिफ की रिक्वायरमेंट ना पड़े। अगर टैरिफ लगता भी है तो वी आर एलिजिबल टू, अपनी जो हमारी आत्मनिर्भरता है हम उस पर हम डिपेंड रहें। तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बजट बनाया गया है। तो जो बजट का पूरा अगर आप देखेंगे समावेश, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कारणों को देखते हुए, और हाँ ये आपने बिल्कुल बात ठीक कही थी कि 2047 फोकस में रखा गया है, क्योंकि 2047 तक हमको उस लेवल पे पहुंचना है कि जहां पर हम पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, तो विकास की बात भी बजट में है, लेकिन जो चुनौतियां आ सकती हैं उस पर भी खास फोकस रखा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ में आज बजट के सच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सभी खास हमारे लगातार मेरे साथ बने हुए कृष्णवीर जी मेरे साथ हैं। तो कृष्णवीर जी, लगातार इस तरह के जो रिएक्शंस मिल रहे हैं कि भाई बजट किसानों के हित में बहुत अच्छा है, किसानों के फेवर में आया है, लेकिन सर वो किसान कौन से हैं जो खफा से हो जाते हैं इतनी सारी चीजें होने के बाद भी? क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ रही है, आगे भी योजनाएं भी बढ़ रही है, धन धान्य से परिपूर्ण होगा, खफा से लोग नजर आते हैं। कौन है सर वो? देखिए, खफा होने की बात तो ये है कि जब आदमी की सोच राजनीतिक दल के साथ
जुड़ी होती है तो उसका तो काम है गाली देना। आप जितना मर्जी कर लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा लाभ है एमएसपी का, और सारी फसल की खरीदी एमएसपी की जिन किसान भाइयों की होती है वही विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एमएसपी चाहिए। अरे भैया, आपको एमएसपी मिल रहा है, फिर आप कह रहे हैं एमएसपी जब नहीं मिल रहा वो कहें तो बिल्कुल जायज है जी। उनके लिए हम कह रहे हैं कि देश के तमाम किसानों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको लाभ मिले, लेकिन जिनको मिल रहा है वो विरोध क्यों कर रहे हैं? इसी तरीके से मैं आपके सामने, अभी आपने अविनाश को कहा कि लोन रिपे करने, मैं आपको कर्नाटक का एग्जाम्पल देता हूं। जब चुनाव हुआ विधानसभा का, उसके 1 साल पहले से कांग्रेस के तमाम लोगों ने विरोध में थे। उन्होंने ये कहना शुरू करा हमारी सरकार आएगी कर्जा माफ करेंगे, हमारी सरकार आएगी कर्जा माफ किया। हुआ क्या कि आखिरी साल में चुनाव का जो 1 साल था उसमें लगभग 45% किसान इसलिए बैठे रहे कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा और हमें देना नहीं पड़ेगा। अब वो दिक्कत आ गई। अब सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद अब उनका कर्जा माफ नहीं किया। स्थितियां ये है कि वहां हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं मजबूरी में। ये राजनीतिक दलों को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। किसान कैसे फंस जाता है इस ट्रैप में पॉलिटिशियंस के? ये जो फ्री बीज का जो खेल है ना पॉलिटिशियंस का, ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है देश के लिए। भले आप फ्री बिजली दो, फ्री पानी दो, फ्री लोन माफ करने का वायदा झूठा करो, कुछ भी करो, ये ठीक नहीं है। हमें अपने उत्पाद का उचित मूल्य चाहिए, हमको उसको रख रखाव करने की व्यवस्थाएं चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको बाजार चाहिए, और हमको उत्पादकता बढ़ाने का काम करने के लिए तमाम सरकार की योजनाएं चाहिए। ये तो किसान के हित में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रावधान किए गए हैं ये एक लंबे विकास, कृषि के भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये 2047 का जो एजेंडा है देश को नंबर 1 बनाने के लिए, उसकी ये शुरुआत की गई है। तो सच्चाई तो ये है। अब आप ये कहेंगे कि साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट से हम खुश नहीं हैं। वो लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक जो रिश्ते हैं वो विरोधी दलों के साथ है, और उनके रिश्ते, और बहुत सारे लोग तो इस देश में किसानों के नाम पर ऐसे हैं जो जॉर्ज सोरोस की टूल किट के इशारों पे काम कर, जिनको ना खेत से मतलब है ना किसानों से मतलब है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाजों में उड़ते हैं। भैया कम से कम यार किसानों के नाम पर ये सब जो है ठीक नहीं है। दुख होता है कहते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां अगर किसानों के पास होती तो आज हम इसके लिए क्यों कहते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बढ़ावा होना चाहिए। हम इसलिए इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि पैसे की जरूरत है गरीब किसान को, और जब इस देश में 86% किसान ऐसा है जिसकी अपनी जोत 2 एकड़ से कम है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन घनश्याम जी हकीकत यह है कि 86% किसान की जो 2 एकड़ से कम है। मैंने इसीलिए कहा कि उसको अतिरिक्त आय के संसाधन मुहैया करने के लिए तो आप पैसे की आवश्यकता। आप किसान और सरकार के बीच का जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे नहीं मानते हैं? वो अगर है तो फिर वो क्यों पूरा नहीं हो पाता? विश्वास क्यों नहीं बन पाता? डेफिसिट सिर्फ इसलिए है कि किसान को बाजार नहीं मिला, और जब बाजार देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया तो राजनीतिक दलों के जो जिम्मेदारी लेके और चुनाव की ठेकेदारी ले लेके घूमने वाले लोग थे, उन्होंने किसानों के नाम पर उसका बिना वजह विरोध किया। हमारा आज भी ये मानना है कि जब बाजार की मोनोपोली टूटती है, किसानों को बाजार मिलेगा और उसमें ग्राहक ज्यादा होंगे तो उसको उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल पाएगा। गांव में मिलेगा, खेत में मिलेगा, बाजार में मिलेगा, मंडी में मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मंडी की जरूरत नहीं है, लेकिन मंडी की मोनोपोली और मंडी की लूट मार से किसानों को बचाने के लिए सरकार को बाजार को खोलना जरूरी है, और खुला बाजार होना चाहिए। किसान की क्या गलती है कि उसके लिए बाजार नहीं मिलेगा? उसको सिर्फ उन्हीं कमीशन एजेंट्स के हवाले रखेंगे, और वही सब तो आंदोलनकारी बने थे हमारे, वही कमीशन एजेंट थे, वही बड़ी गाड़ियां थी, वो बड़े, तो ये बहस नहीं है, ये मुद्दा नहीं। आज बजट की बात ये है
के बजट में जो मजबूत प्रावधान किए गए हैं उन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए मेरा देश के तमाम किसान संगठन जो कहते हैं, भले वो छोटे हैं बड़े हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए काम करने के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी स्थापना करी है इन राजनीतिक दलों से जुड़े हुए किसान नेताओं ने, जरा बताइए आप मुझे। एक एफपीओ के लिए 300 मिनिमम किसान चाहिए, इन्होंने कितने एफपीओ बनाए हैं? और नहीं बने तो योजना कैसे होगी? किसान के हाथ को मजबूत कैसे करेंगे आप? अगर वो 300 से ज्यादा होंगे, वो उत्पादकता बढ़ाने के लिए इनपुट अपना होगा, एग्रीकल्चर मशीनरी अपनी होंगी, गोडाउन अपना होगा, कूलिंग चेन अपनी होगी, पैकिंग अपना होगा, उपभोक्ता को माल खुद बेचेंगे, तभी तो आप मजबूत बनेंगे। ये तो दुनिया के बाजार की पूरा सबके सामने है, इसमें बहुत बड़े ज्ञान की कहाँ जरूरत है? ये ज्ञान तो पूरी दुनिया में सबके। ठीक है। तो इसको करने की आज आवश्यकता है, तब आप किसानों के हमदर्द मित्र हैं। ठीक है, किसानों के ठीक मित्र है। बनिए। ठीक है सर। अनुज, तो ये बाजार क्यों नहीं मिल रहा है किसानों को? बहुत अहम बात कृषिवीर जी कह रहे हैं, भाई किसानों को बाजार चाहिए। बाजार और किसानों के बीच की दूरी क्यों बढ़ती जा रही, क्या वजह अनुज जी? देखिए, मुझे ध्यान है लास्ट टाइम जब हम शो कर रहे थे तो हम एमएसएमई के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कैसा होगा, और साथ में हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो एग्रीकल्चर का ज़्यादा लाभ उठा लेते हैं। तो अब देखिए, सरकार ने 2 एजेंसी नियुक्त कर दी हैं कि आप 4 साल तक उड़द, मसूर और को आप डायरेक्टली आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कोशिश करी है कि किसानों को डायरेक्ट जो खरीदार है वो मिले और सीधा एमएसपी पे उनको जो प्राइस है वो मिले। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए, सरकार ने बड़ा अच्छा ये उदाहरण दिया है कि हम बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ नहीं है, हम किसानों के साथ में। और अगर पर अनुज, सरकार भी कोशिशें कर रही है, किसान भी लाभ चाहता है, फिर भी किसान परेशान है, फिर भी बाजार नहीं मिल रहा है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी में दिक्कत है क्या? जो अधिकारी गण है वो सही से नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर अनुज क्या दिक्कत है? सरकार का तो विजन है किसान, लेकिन फिर किसान परेशान क्यों है? देखिए, किसान जो परेशान है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी, जो कि हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे कि जो अवेयरनेस है वो किसान तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहा। देखिए, हमने ये प्रोग्राम, किसकी दिक्कत है? हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि उस सिस्टम की जो अवेयर नहीं कर पा रहा है। देखिए, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं किसान को अवेयर करने के लिए। किसान अगर इससे जुड़ेगा, अवेयर होगा, तो ही वो आगे अपनी बात को रख पाएगा। अगर किसान को बात ही नहीं पहुंचेगी, उसको नहीं समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे ही मसले खड़े करेगा। तो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस है कि किसान को अवेयरनेस। किसान तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही, मैं जानना चाह रहा हूं ना। देखिए, किसान तक शिवराज जी 2 विन रखिए प्लीज स्क्रीन पे, 2 विन रखिए स्क्रीन पे। आज ये बताइए अनुज, किसान अवेयर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, किसान अवेयर हो पा रहा है, धीरे धीरे किसान तक बात पहुंच रही है। किसान को जो, देखिए, किसान ने अपनी बात पहुंचाई कि पूंजीपति जो है वो उनका माल ले लेते हैं, उनको सही दाम नहीं मिलता। बट सरकार, आप देखिए, सरकार ने ये जो एजेंसी अपॉइंट करी है कि 4 साल तक आपका अनाज है वो खरीदेंगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, तो ये किसानों की बात पहुंची है। और किसान को भी अभी ये बात पता लगी है कि अब सरकार की जो एजेंसी है वो यहाँ पर उनका जो अमाउंट, जो उनकी क्रॉप है वो यहाँ पर परचेज करती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि किसान अब धीरे धीरे अवेयर हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा डिले है अवेयरनेस आने में, और मुझे लगता है कि जिस तरीके सर ने बताया कि एफपीओ अभी तक उतने नहीं बन पाए जितने बनने चाहिए। तो अगर एफपीओ बनते हैं, सरकार की नीतियां, देखिए, ये अवेयरनेस की कमी है। किसान नहीं जुड़ना चाहता, या किसान राजनीतिक के कारणों की वजह से नहीं जुड़ना चाहता, या किसान को हमेशा किसान नहीं जुड़ना चाहता, हम उसे समझा नहीं पा रहे ना। मैं अनुज ये समझना चाहता हूं, हम समझा नहीं पा रहे ना किसान को। अगर किसी को किसी का हित अगर समझाया नहीं जा रहा उस हिसाब से, तो कैसे समझेगा? क्या वहां हमें दिक्कत नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, सरकार का विजन क्लियर है, मैं मान गया, किसान उसकी प्रायोरिटी पे है, लेकिन किसान और सरकार के बीच में तो कुछ है ना जहां सही नहीं चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो किसान तक बात नहीं पहुंच पा रही है, मगर कहीं ना कहीं आप देखिए कि किसान, एक किसान होता है कि जिसको समझना है, तो वो किसान समझते हैं कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं और किसान तक बात पहुंचाते हैं। मगर कई किसान ऐसे हैं जो अपनी बात पर डिग रहते हैं, वो नहीं समझना चाहते। उनको अपनी तब है ना कि बैक बेंचर को आगे बैठा के समझा के आप पास करा दें, वो सफलता ज्यादा है। किसी फेलियर बच्चे का पास होना किसी पढ़ने वाले बच्चे के टॉप आने से ज्यादा मायने रखता है। देखिए, उसी बात को सरकार ने यहाँ पर किया है। जो बैक बेंचर्स का डिमांड था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं या बड़ी बड़ी जो आपकी एमएनसी कंपनीज हैं, वो किसानों से एग्रीकल्चर परचेज करके महंगे दामों पे बेचती हैं, उनको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिल पाता। यहाँ पर सरकार ने उन्हीं की बात मानकर अपनी एजेंसी अपॉइंट करी है कि आप इन 4 कमोडिटी को आप आराम से बेचे 4 साल तक के लिए। तो ये बैक बेंचर्स की आवाज को सुनकर सरकार ने यहाँ पर काम किया है कि किसानों को सही न्यूनतम अमाउंट मिल सके। ठीक है, सिंह साहब को जोड़ते हैं चर्चा में। तो सिंह साहब, सरकार जो कोशिशें कर रही है, क्या इसका कोई रोड मैप आज मेरे शो के जरिए आप मेरे व्यूवर्स को, किसान भाइयों को समझा सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे फंड लाएंगे, ऐसे ऐसे आपके विकास में करेंगे और ऐसे आपका फायदा होगा? पर उसके लिए 1 ही मिनट है सर, ये टास्क थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बताइए मुझको सर।
हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, जबकि जब तक किसान को मालूम नहीं होगा हाँ, कि लाभ हमको कैसे बिल्कुल, पहुंचेगा, वो बिल्कुल। कैसे उसका लाभ लेगा। तो यही योजनाएं, ये जो घोषणाएं हुई हैं, ये इस तरीके से बनी ही हैं कि जैसे एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को 1 मिनट में फिनिश करूंगा कि जब ये कार्टन मिशन की बात आई है तो कार्टन मिशन कोई नया घटनाक्रम नहीं है। ये पहले से ही प्रधानमंत्री मित्र के रूप में 7 ऐसे पार्क स्टेब्लिश हुए हैं। ठीक है। उन पार्कों को अब किसानों को लाभान्वित करने के लिए क्या हुआ कि भाई उसके 5F सिद्धांत पर आगे बढ़ना है। कैसे? स्टेपल लेंथ किसान बढ़ा लें, ताकि स्टेपल लेंथ बढ़ते ही फैक्ट्री में उनकी डिमांड हो जाएगी। और देश में फैशन को देखते हुए अगला एफ है, इसको फिर कैसे जाकर के एक्सपोर्ट कर दिया जाए, फॉरेन अगर जोड़ दिया जाए, कि मतलब किसानों को उस स्कीम के माध्यम से जोड़ करके वहाँ हर तरीके से उनको फायदा पहुँचाया जाए। ऐसी में एक घोषणा की बात किया। ऐसे आप देखें, फिश वाली बात करें तो फिश वाली भी एक लिंकेज है। पहले से ही ये स्पेशल एक्सपोर्ट जोन की बात इस पर चल रही है, और उसमें क्या था कि जो 200 नॉटिकल माइल्स तक सी शोर से जगह था, उसको उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट जोन होगा, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन होगा। अब उसमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी, एक इकोसिस्टम की ज़रूरत थी कि मछली पालन में जो लोग जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उनको सीधे लाभ कैसे इससे पहुंचाया जाए। तो उससे सीधे लाभ पहुंचा करके फिर इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आगे ले जाना था। तो इस जितनी भी योजना, अब क्या होता था, गांव में रोजगार की एक समस्या थी। क्या समस्या थी? स्किलिंग नहीं हो पा रही है, बेचारे स्किल्ड नहीं हैं। तो रूरल डेवलपमेंट का बात आई कि रूरल डेवलपमेंट में हम स्किलिंग करेंगे और स्किल करके रोजगार क्रिएट करेंगे, और जो जबरदस्ती माइग्रेशन होता है उस माइग्रेशन को सिटीज में कम करके उनकी बिलिंग माइग्रेशन अलाउ रहेगी, अगर वो चाहते हैं तो। समझ गया मैं आपकी बात। अविनाश जी को भी जल्दी से, अविनाश जी लास्ट टाइम में आपके पास आ रहा हूँ, 30 सेकंड मेरे पास है। सरकार बहुत कुछ चाहती है, किसान को फायदा भी चाहिए, किसान भी चाहता है, क्या एग्जीक्यूशन में दिक्कत है? 40 सेकंड बस। मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन से ज़्यादा विश्वास की बात है। ये किसी न किसी तरीके से किसानों के मन में वहम एक पैदा कर दिया गया है, और एक डर शुरू से ही, ये हम एक सोशलिस्ट कंट्री रहे हैं और हमारे मन में बाजार को लेके, हमारे मन में उद्योगों को लेके एक शुरू से डर बैठा हुआ है, और उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे कई राज्यों में जो APMC एक्ट है, जिसको पिछली बार जब वो कानून लाए गए थे तो उनको रिमूव करने की बात की गई थी। इसके तहत होता ये है कि एक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वो दूसरे एरिया में आप ले जाके नहीं बेच सकते, जहाँ डिमांड है वहाँ बेच नहीं सकते। अगर आपको मार्केट दिया जा रहा है कि कोई भी कंपनी आके और आपसे, आपके खेत के पास से अगर माल खरीद के लेके जाए तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन एक आपके मन में अगर ये डर भर दिया जाए कि नहीं, अगर कोई उद्यमी इसमें शामिल हो जाएगा, बाद में तुम्हारी मंडी समिति को बंद कर दी जाएगी, तो औने पौने दाम पे तुम्हारे से लेगा, नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, उसके साथ ही साथ इस पे भी फोकस किया जाए कि किस तरीके से विश्वास बहाली की बात की जाए। मैं एक वर्ड, एक शब्द कहूंगा, APMC एक्ट समाप्त करने की कभी भी बात नहीं थी, ना आज है ना उस समय एक्ट में थी। बस इसमें भी चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा अविनाश, 10 में से कितने नंबर एक पत्रकार देता है इसको? जल्दी से बताइए। देखिए, ये जो बजट है वो विकासोन्मुख है, और ये बात करता है ये किसानों की आय को बढ़ाने में, और मैं इसे 7 से 7.5 नंबर। बड़े टफ एग्जामिनर है भाई आप तो, बहुत सारे तारीफ करके 7.5 नंबर। लेकिन ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का, चर्चा के समय निकाला है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सच के साथ को आज समेटना है, लेकिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, और गुरुवार को जब मैं और आप मिलेंगे सच के साथ में, तो फिर हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड की। एक बड़ा विषय है और आपको समझना चाहिए, आज भी कई पॉइंट्स उसके निकले हैं, तो डिटेल में समझेंगे। आपकी जितनी क्वेरीज है आज की इस एपिसोड के नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल के तौर पे मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या सवाल आप जानना चाहते हैं। दिल्ली में चुनाव है, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिए। मैं जानता हूं मेरे सारे जो व्यूवर्स हैं वो जागरूक वोटर हैं, अपने इस मत का जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक वोट चोट करता है। सच के साथ देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।
मेरे श्री राम के नए कमल के समान है। ललाट पे सूर्य तिलक का तेज, कानों में चंद्र कुंडल, उनके होठों पे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं वो। लाल पुष्प के समान कोमल चरण कमल है। शोभा से शिव स्वरूप और आभा से नारायण का रूप। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।